ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ 6,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 6,60,000 ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन चीजों में, इसीलिए नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ बिल्कुल बिल्कुल, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो मिट्टी जो है वो अपनी गुणवत्ता बहुत ज्यादा खो रही है। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं महिमा और मैं अमित। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो मेजर इश्यूज के बारे में जो जुलाई के एंड में मनाए जाते हैं फॉर अवेयरनेस। वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्हें मनाया जाता है अवेयर करने के लिए लोगों को, और वो दो दिन है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और इस साल 2023 की अगर बात की जाए तो इन दोनों दिनों के लिए थीम डिसाइड किए गए थे। जैसे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के लिए थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, स्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स, एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए थीम था इस बार वन लाइफ वन लिवर। एंड अगर नेचर कंजर्वेशन डे की बात की जाए तो हमें आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है ये दिन मनाने की? मदर नेचर ने हमें अपनी गोद में रखा, हमें पाला, इतना सारा जो हमारे जीवन के लिए जरूरतें हैं वो हमें नेचर से ही पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि हमें ऐसा दिन मनाना पड़ रहा है। मैडम जी अगर गल करिए सानू नेचर ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫॉर ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ एनवायरनमेंट ਤੇ बहुत ज्यादा बड़ा असर पै रहा है। बिल्कुल, डिफोरेस्टेशन की जैसे बात की गई है तो इम्पोर्टेंस में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को मेंटेन करें, क्योंकि मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड होनी बहुत ज़रूरी है। जब पेड़ कम होंगे, बिल्डिंग्स ज़्यादा होंगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम रह जाएगी, दूषित हो जाएगी वायु, तो काफ़ी ज़्यादा उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे भी। बिल्कुल, अगर गल करिए अज दे टाइम की तो एनवायरनमेंट बहुत बड़े लैवल ते अपना खराब हो चुका है। क्योंकि एक जे अंकड़ियां की गल करिए तो अंकड़ियां सीगा 6,60,000 के करीब ना इंडिया विच 6,60,000 हैक्टर के करीब फॉरेस्ट लैंड सीगी जिहड़ी वो तबाह कर दित्ती आ। मतलब उहनूं कमर्शियल लैंड यूज़ कर दिता आ जां उहनूं एग्रीकल्चर लई यूज़ कर लिया आ, होर इदां कई तरीके लिए यूज़ कर चुके हैं। पर वो सोचण वाली गल आ जिहड़ा 6 ਲੱਖ हैक्टर ते वो दरखत लगे होने सीगे उहने किन्नी ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी सीगी जां किन्ने वो जानवरां लई किन्ने जीव जंतुआं लई वो एक घर सीगा। आपां तां अपने घर च रहिंदे पए आ, जीव जंतुआं लई तां जंगल घर आ। वो किन्नियां स्पीशीज़ जिहड़ियां सीगीआं किन्ने जीव जंतु उहदे तबाही हो गए जिन्हां दा नेचर विच एक बहुत वड्डा रोल सीगा। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ही ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ बीमारियां आउंदियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि इन्होंने बताया कि वन्य जीव जो है उनसे उनके शेल्टर, उनके जो घर हैं वो बिल्कुल छीन लिए गए हैं, और इसका दुष्प्रभाव हमारे नेचर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे ये पड़ रहा है कि क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं। बाढ़ जो हाल ही में काफी सारे क्षेत्र हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन चीजों में, इसीलिए नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं। बिल्कुल, नैचुरल डिजास्टर इसे करके हुंदे पे हुण सानू जे सब तो वड्डी गल करिए सानू लोड़ आ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਏ, ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ এনवायरनमेंट ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ এনवायरनमेंट ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ এনवायरनमेंट ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦਾ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ ਨਵੀਂ,
ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ठीक कर लेंदे ਸੀਗੇ लोगों को। और इकोनॉमी की जैसे आपने बात की है, तो इकोनॉमी पे सीधा सीधा असर इस तरह पड़ रहा है कि अब मिट्टी जो है वो अपनी गुणवत्ता बहुत ज्यादा खो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, काफी सारी जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, मसाले से लेके काफी सारे ऐसे उत्पादन किए जाते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, मिट्टी अपनी गुणवत्ता खो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उनमें फिर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ रहा है और डेवलपमेंट भी रुक रही है। बिल्कुल। तो जो केमिकल्स है वो यूज किए जा रहे हैं, जिनसे हमारी हेल्थ को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, साथ ही हमारी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਸਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। बिल्कुल बिल्कुल। और आज इस टॉपिक के बारे में बात करने का मकसद यही है कि हम पूरी कोशिश करें कि क्लाइमेटिक चेंज ना हो, इकोनॉमी पे इसका असर ना पड़े और खास करके जो वन्य जीव हैं उनसे उनका घर ना छीना जाए और हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। अब बात की जाए हेपेटाइटिस की, तो बेसिकली ये जो एक बीमारी है ये भारी तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। बात की जाए अगर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों की, तो वहां पे 116 मिलियन लोग जो हैं वो इसी से पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस से। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? हेपेटाइटिस बेसिकली दो टाइप का होता है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ये दोनों जो है कुछ हद तक ये सेम ही है, जो प्रॉब्लम्स इनके बाद आती हैं वो सेम है, लेकिन कॉजेज अलग अलग है, मतलब कैसे ये होती हैं। अब बात की जाए हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि आपकी लीवर को ये सीधा अटैक करता है। लीवर फेलियर एंड लीवर कैंसर, ये दो चीजें हैं जो दोनों क्षतिग्रस्त करती हैं एक पेशेंट को। और क्या होता है, सिचुएशन ऐसी है कि दो कैटेगरीज में इसको भी डिवाइड किया गया है। एक वो स्टेज है जहाँ पे लोग विद इन 6 मंथ रिकवरी कर लेते हैं, और एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे 6 मंथ के बाद भी रिकवरी नहीं की जा सकती और मरने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब काफी रिस्क ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, तो उस चीज ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बचने के लिए हेपेटाइटिस बी में एक इंजेक्शन अभी लाया गया है जिससे क्योर किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी को, लेकिन बच्चे जो हैं इनमें बिल्कुल भी क्योर की कोई अभी तक गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। मतलब रिस्क है और क्योर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी बच्चों में। एंड इनके जो लक्षण हैं, अगर आपको भी लग रहे हैं तो प्लीज आप अपना चेकअप करवाइए। हेपेटाइटिस बी जो है वो HVB वायरस से होता है, एंड इसमें क्या रहता है कि बुखार, सर दर्द रहना और आंखों का जो वाइट एरिया है ये येलो हो जाना, जिसे पीलिया भी कहा जाता है, तो ये लगना, काफी सारी ऐसी जो चीजें हैं, थकान महसूस होना, जल्दी थक जाना, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये हेपेटाइटिस बी के हैं। वहीं हम बात करें अगर हेपेटाइटिस सी की, तो ये बेसिकली बच्चों को नहीं होता, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को होता है जो अल्कोहल, ड्रग्स, ऐसी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। नशीले पदार्थ, ड्रग्स हो गए या शराब पींदे ने, तो उन्हां ते ज्यादा इफेक्ट है। और बात की जाए हेपेटाइटिस बी के मुकाबले ये ज्यादा डिजास्टरस है, ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये सीधा आपके लीवर पे अटैक करता है। एंड अगर विद इन 6 मंथ तक कुछ लग भी रहा है कि आप रिकवरी कर सकते हैं, तो उन चांसेस को भी ये काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है। बात की जाए अगर इंडिया में, तो इंडिया में मैक्सिमम 40 मिलियन लोग जो है वो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं, एंड 12 मिलियन हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं। एंड बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इनसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन नहीं पाया जा रहा। फिलहाल प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं कि आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का बताया, वहाँ पे हर साल 30 लाख लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस से ही सफ़र कर रहे हैं। बहुत बड़े आंकड़े ने।
30 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ जी जी। और ਮਿਲੀਅਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका लीवर ही काम करना बंद कर दे रहा है तो ऑफ कोर्स डेथ इज लाइक पॉसिबल है वो। ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ डिप्रेशन ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। और ये जो दोनों इश्यूज हैं नेचर कंजर्वेशन एंड हेपेटाइटिस, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं क्योंकि इन दोनों के जो थीम्स थे, बड़े बड़े जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस बार बताया है कि मेजर इशू है ई सिगरेट्स। ई सिगरेट एंड प्लास्टिक। जी, ई सिगरेट्स एंड प्लास्टिक है। ई सिगरेट इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वो ई सिगरेट से भी हो सकता है, इफेक्ट करता है वो उस चीज को। एंड वहीं ई सिगरेट्स का जो गार्बेज है, कचरा है, वो कहीं ना कहीं नेचर को भी हार्म कर रहा है। तो ये दोनों जो इश्यूज हैं इनका मेजर जो इस बार रीजन है 2023 में वो ई सिगरेट है। तो कोशिश की जा रही है एंड रिसेंटली 15 साइट्स जो ई सिगरेट सेल कर रही थी उन्हें बंद किया गया एंड थोड़े ही दिन पहले 6 वेबसाइट्स फिर से बंद की गई। ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਗਲੋਬਲੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਸੋਇਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, এনवायरमेंट ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, कम से कम करनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगले आने वाले सालों में ये अवेयरनेस डे मनाने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल लोग जागरूक रहें, कम से कम इन बीमारियों से जूझें। हो सके तो ये नंबर जो है, अमाउंट जो है लैक्स में, मिलियंस में जो है ये जीरो पे आ जाना चाहिए। इतनी जागरूकता फैल जानी चाहिए। बिल्कुल लोगों को अवेयर होंगे तो अपने आप ध्यान रख सकते हैं। एंड नेचर की हेल्प करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेचर को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मदर नेचर जो है वो हमें पाल रही है, आने वाली जनरेशन को हम लोग क्या देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नेचर की भी हेल्प करें, उसे बचाएं एंड ऐसी बीमारियों को भी ख़त्म करें, इन पे रोकथाम लगाई जाए। वही लास्ट में हमारा यही कहना है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को खुद बचा सकें और ऐसी बीमारियों से भी रोकथाम लगाने की पूरी कोशिश की जाए। देखते रहिए वंदे भारत 24, ऐसे तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।